नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं उदयवीर सिंह मावी आपका स्वागत करता हूं यूवी केमिस्ट्री पर। और डियर फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं सॉल्यूशन चैप्टर का पार्ट नंबर 3। सॉल्यूशन सेकंड यूनिट है क्लास 12th केमिस्ट्री का। और आज हम जो डिस्कस करेंगे वो मेनली 3 बातों को डिस्कस हम करने वाले हैं। एक सॉल्युबिलिटी डिस्कस करेंगे, एक हेनरी लॉ और एक डाल्टन्स लॉ। डियर फ्रेंड, इससे पहले मैंने अपने 2 लेक्चर्स में सबसे पहले डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन, और सेकंड में मैंने डिस्कस किया था अबाउट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। और कंसंट्रेशन में हम लोगों ने पढ़ा था परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी, मोलिलिटी, नॉर्मेलिटी, पीपीएम, पीपीबी, मास फ्रैक्शन और स्ट्रेंथ को। डियर फ्रेंड, आज हम पढ़ने वाले हैं सॉल्युबिलिटी को। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है सॉल्युबिलिटी। तो हम शुरू करेंगे सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन के साथ। डियर फ्रेंड, सॉल्युबिलिटी क्या होती है? सॉल्युबिलिटी होती है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जो 100 ग्राम सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो अमाउंट होता है सॉल्यूट का इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व टू फॉर्म 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। जिस अमाउंट को डिजॉल्व करके 100 ग्राम सॉल्यूशन बना दिया जाए उसको हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी। अब अगर मैं यूनिट की बात करूं, सॉल्युबिलिटी की यूनिट क्या है, तो सॉल्युबिलिटी को हम ग्राम में मेजर करते हैं, या मोल पर डेसीमीटर क्यूब में मेजर करते हैं, या ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, और ग्राम पर 100 ग्राम। ये 3 यूनिट हो सकती है सॉल्युबिलिटी की। डियर फ्रेंड, सॉल्युबिलिटी का मतलब जो मैंने पहले आपको सबसे पहले पार्ट में बताया था कि सॉल्यूशन बनता कैसे है। सॉल्यूट के फोर्सेज होते हैं, जैसे सॉल्वेंट है ए, इनके फोर्सेज होंगे। सॉल्यूट होगा बी, इनके फोर्सेज होंगे। ये सारे फोर्सेज ब्रेक होते हैं और नए फिजिकल फोर्सेज बनते हैं ए बी वाले। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिजोल्यूशन। अगर हमें किसी सॉलिड को घोलना हो लिक्विड के अंदर तो उसके पार्टिकल्स को हमें ब्रेक करना होगा, और अगर किसी गैस को घोलना होगा तो उसको कंप्रेस करना होगा। और लिक्विड को लिक्विड में इनफाइनाइट तक घोला जा सकता है अगर उनकी नेचर सेम है तो हम यहां पढ़ने वाले हैं 2 तरह की सॉल्युबिलिटी को। हम पढ़ेंगे सॉलिड इन लिक्विड और गैस इन लिक्विड को। लिक्विड इन लिक्विड को हम यहां पर नहीं पढ़ते। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपको सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड को, तो डियर फ्रेंड, सॉलिड को लिक्विड में घोलने के लिए, जैसा मैं अभी आपको बता रहा था कि हमें सॉलिड को ब्रेक करना होगा, और ब्रेक करने के लिए उसके पार्टिकल्स में जो सेपरेट करेंगे हम, एनर्जी रिक्वायर होगी, उसको कहेंगे लैटिस एंथैल्पी। रिक्वायर एनर्जी होती है। सेकंड जो फैक्टर अफेक्ट करता है इसको, वो करता है हाइड्रेशन एंथैल्पी, और थर्ड फैक्टर अफेक्ट करता है टेम्परेचर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टेम्परेचर को। डियर फ्रेंड, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग रिएक्शंस 2 टाइप की हो सकती हैं। कोई रिएक्शन एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन जिनका डेल्टा एच पॉजिटिव होता है। मैं अभी बताऊंगा डेल्टा एच की कैलकुलेशन कैसे होगी। तो डेल्टा एच जिनका नेगेटिव होता है वो एक्जोथर्मिक होती हैं, और एक्जोथर्मिक की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कैल्शियम ऑक्साइड लिया, इफ यू डिजॉल्व द कैल्शियम ऑक्साइड इन वाटर, तो वो टेम्परेचर, क्योंकि एक्जोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर इसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। इन केस द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, अगर डेल्टा एच उसका पॉजिटिव है तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ये ले चैटेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन होता है। ले चैटेलियर प्रिंसिपल आयनिक इक्विलिब्रियम क्लास 11th में हम लोग पढ़ते हैं। ले चैटेलियर प्रिंसिपल ये कहता है, इफ वी इंक्रीजेस द एक्सटर्नल कंडीशन द इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू दैट डायरेक्शन वेयर द इफेक्ट ऑफ चेंज बिकम्स नेग्लिजिबल। इक्विलिब्रियम से क्या मतलब है? इक्विलिब्रियम से मतलब है कि अगर आपने कोई सॉल्वेंट लिया ए और किसी सॉल्यूट बी के साथ मिलाया और हमें सॉल्यूशन मिला ए बी, तो आफ्टर सम टाइम इनमें इक्विलिब्रियम आ जाएगा, जिसे हम सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं, और उसी पर फाइंड करते हैं हम सॉल्युबिलिटी को। तो डियर फ्रेंड, एंडोथर्मिक रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, एक्सोथर्मिक का बढ़ाएंगे तो घट जाएगी।
एक जो ये डिपेंड करता है वो करता है नेचर ऑफ सॉल्यूट पर। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम किसी आयनिक सॉल्यूट ले रहे हैं तो आयनिक सॉल्यूट को हम पोलर सॉल्वेंट में ही घोल सकते हैं, नॉन पोलर या ऑर्गेनिक में नहीं घोल सकते। दिस इज कॉल्ड डिजॉल्व स्लैग डिजॉल्व। जो जैसा सॉल्यूट वो वैसे सॉल्वेंट में घुल जाएगा। अगर आपने कोई आयनिक सॉल्वेंट लिया, सपोज दैट NaCl, और इसको किसी पोलर आयनिक सॉल्यूट NaCl को पोलर सॉल्वेंट H2O में आपने ऐड किया, तो यहां पर जो फोर्स बनेंगे वो आयन डाइपोल फोर्स बनेंगे। तो ये फोर्सेस रेस्पॉन्सिबल होते हैं सॉल्युबिलिटी के लिए। तो टोटल 4 चीजें हैं जिन पर सॉल्युबिलिटी सॉलिड की डिपेंड करेगी। नेचर ऑफ सॉल्यूट जो सेम होना चाहिए, पोलर पोलर, नॉन पोलर नॉन पोलर, एक्सेप्शन आर एवरीवेयर। जैसे कुछ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट ऑर्गेनिक होते हैं लेकिन वो डिजॉल्व होते हैं वाटर में। यूरिया है, ऑर्गेनिक होता है, वो डिजॉल्व होता है वाटर में। उसका नेचर होता है कि वहां हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। सेकंड टेम्परेचर के 2 इफेक्ट। थर्ड लैटिस एंथैल्पी हमेशा कम होनी चाहिए सॉल्युबिलिटी ज्यादा होने के लिए, तो लैटिस एंथैल्पी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तीसरा है हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन सॉल्यूट सॉल्वेंट। इसको सॉल्वेशन एनर्जी भी हम कहते हैं। अब ये फाइंड आउट कैसे होती है? जो सॉल्यूशन की डेल्टा H होती है वो डेल्टा H लैटिस प्लस डेल्टा H हाइड्रेशन का कॉम्बिनेशन होती है। अब हाइड्रेशन रिलीज एनर्जी है और लैटिस रिक्वायर एनर्जी है, तो इसका साइन पॉजिटिव और इसका साइन नेगेटिव। तो टोटल अगर ये डेल्टा H नेगेटिव आता है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, और ये नेगेटिव कब आएगा? जब ये वाली एनर्जी ज्यादा होगी, हाइड्रेशन एनर्जी। तो टेम्परेचर का ये इफेक्ट होता है। डेल्टा H इज लेसर देन 0 तो एक्सोथर्मिक, और डेल्टा H ग्रेटर देन 0 तो एंडोथर्मिक। अब अगर लैटिस एंथैल्पी ज्यादा है हाइड्रेशन एंथैल्पी से, तो जो डेल्टा H सॉल्यूशन का होगा वो पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव होगा तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी और डिसोल्यूशन हो जाएगा बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अगर डेल्टा H लैटिस एंथैल्पी बहुत ज्यादा है हाइड्रेशन एंथैल्पी से, तो डिसोल्यूशन नहीं होगा। डिसोल्यूशन के लिए हाइड्रेशन एंथैल्पी का ज्यादा होना, लैटिस एंथैल्पी का कम होना जरूरी है। इन केस इफ द हाइड्रेशन एंथैल्पी इज ग्रेटर देन लैटिस एंथैल्पी, तो जो डेल्टा H सॉल्यूशन का होगा वो नेगेटिव होगा, और नेगेटिव पर डिसोल्यूशन हो जाएगा। तो ये डेल्टा H लैटिस और सॉल्यूशन को हमने देखा। अब ये एक ग्राफ है जिसे हम डिसोल्यूशन कर्व कहते हैं, सॉल्युबिलिटी कर्व होते हैं। जिन ग्राफ में आप देख रहे हो, जैसे आप देख रहे हो KNO3, तो KNO3 की सॉल्युबिलिटी रेगुलरली बढ़ रही है टेम्परेचर बढ़ाने के साथ। इधर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, उधर सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। जिनकी सॉल्युबिलिटी रेगुलरली इंक्रीज होती है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। और जिनकी सॉल्युबिलिटी पहले बढ़ रही है फिर घट रही है, इन रिएक्शंस में कुछ स्टेप एंडोथर्मिक होता है, कुछ एक्सोथर्मिक होता है। तो ये 2 स्टेप्स इसमें शामिल होते हैं। तो यहां ये आप देख लेंगे Na2SO4 के केस में ऐसा हो रहा है कि सॉल्युबिलिटी पहले बढ़ रही है और फिर घट रही है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अब हम बात करेंगे, हमारा सेकंड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड। जिस तरह अगर किसी सॉलिड को अगर हमें घोलना है लिक्विड के अंदर, तो हमें उसको पार्टिकल्स में ब्रेक करना होगा, और ब्रेक करने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है। सेम अगर हमें किसी गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करना है, तो लिक्विड में डिसॉल्व करने के लिए गैस को कंप्रेस करना पड़ेगा, और कंप्रेस करने के लिए 2 चीजें हम अप्लाई करते हैं। प्रेशर को इंक्रीज कर देते हैं और टेम्परेचर को डिक्रीज कर देते हैं। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस की जो यूनिट होगी वो मोल पर लीटर में या तो हम एक्सप्लेन करेंगे या मोल फ्रैक्शन में हम इसको एक्सप्रेस करेंगे। सॉल्युबिलिटी गैस की जो डिपेंड करेगी, सबसे पहले नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेगी। अगर कोई पोलर गैस है जैसे NH3 अमोनिया है, अमोनिया को आप वाटर में घोलो वो घुल जाएगी। आप इनकी रिएक्शन भी देख सकते हैं, NH3 प्लस H2O इज इक्वल टू NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, तो डिसॉल्व हो गई। सेम हम CO2 को डिसॉल्व कर सकते हैं, SO2 को डिसॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इनका नेचर पोलर है।
और जो नॉन पोलर गैसेज होती है जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये लेस सॉल्युबल होती है वाटर में क्योंकि इनकी जो नेचर होती है वो डिफरेंट होती है। सेकेंड इफेक्ट होता है टेम्परेचर का। टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी घट जाती है, ये एक्सप्लेन किया गया था डाल्टन्स लॉ से। और अगर मैं प्रेशर की बात करूं तो प्रेशर बढ़ाने पर जो सॉल्युबिलिटी होगी वो बढ़ जाएगी, ये एक्सप्लेन किया गया हेनरी लॉ से। हेनरी ने कहा किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी, द सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी गैस, इसको हम एक्स से डिनोट करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस। एक्स इज गिवन बाय के एच इंटू पी, जहां के एच एक कांस्टेंट है जिसे हेनरी कांस्टेंट कहते हैं। यह हेनरी कांस्टेंट अलग गैसेज के लिए अलग होता है, एक गैस के लिए अलग टेम्परेचर पर भी अलग होता है। अब इसकी लिमिटेशन क्या थी हेनरी लॉ की? इसकी लिमिटेशन थी अगर गैस का प्रेशर है बहुत ज्यादा तो हेनरी लॉ अप्लाई नहीं होगा, और अगर टेम्परेचर बहुत कम है तो भी हेनरी लॉ अप्लाई नहीं होगा। और गैस शुड नॉट अंडरगो एनी केमिकल चेंज और डिसोसिएशन ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो ये लिमिटेशन थी हेनरी लॉ की, ज्यादा प्रेशर कम टेम्परेचर पर यह वैलिड नहीं था। अब इसके एप्लीकेशन क्या है? जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स जिन्हें हम कहते हैं, उनमें सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी रहती है, इनको कार्बोनेटेड बेवरेज कहते हैं। ये हाई प्रेशर पर फिल्ड होती है। हमारे लंग्स में जो ऑक्सीजन जाती है और वो ब्लड में डिजॉल्व होकर हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होती है, तो वो भी एक सर्टेन प्रेशर पर कंबाइन करती है। और जब हम हाई एल्टीट्यूड्स पर जाते हैं, ऊंचे पहाड़ों पर, जहां ये फील भी किया होगा बहुत सारे लोगों ने, जब पहाड़ों पर जाते हैं तो हाई एल्टीट्यूड्स पर प्रेशर बहुत कम होता है, तो वहां पर ऑक्सीजन की जो अमाउंट है वो कम हो जाती है, और इसके कारण हमें एक डिजीज हो जाती है इनॉक्सिया। तो हाई प्रेशर पर एक डिजीज होती है, उसे हम, तो इनॉक्सिया में होता क्या है, जो आरबीसी होती है वो बस्ट हो जाती है, जो थिंकिंग की एबिलिटी है वो कम हो जाती है, और जो कोई भी व्यक्ति है वो सिक फील करता है, टायर्ड फील करता है बिकॉज ऑफ लेस ऑक्सीजन। इसको हम इनॉक्सिया कहते हैं। एक इसका एग्जांपल है जो स्क्यूबा डाइवर्स होते हैं, जो जब डीप सी डाइविंग करते हैं तो वो मिक्सचर ले जाते हैं हल्की गैसेज का। हीलियम ले जाते हैं 11.7%, नाइट्रोजन 56.2% और ऑक्सीजन 32.5%। और यहां पर भी एक बीमारी हो जाती है, अगर वो नहीं इसको फॉलो करते तो उसे हम कहते हैं डाइवर्स बैंड। तो डियर फ्रेंड, ये एप्लीकेशन रहे हेनरी लॉ के। अब इसके हम फॉर्मूले देख लेंगे, हेनरी लॉ के फॉर्मूले। सबसे पहले गैस लिक्विड की सॉल्युबिलिटी को, जो क्लासियस कैलापेरॉन इक्वेशन थी, log C2/C1 इज इक्वल टू डेल्टा H सॉल्यूशन अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1/T1 T2 से एक्सप्लेन करते हैं। जो XB है, XB इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P के, और P प्रोपोर्शनल टू XB के, और P इज इक्वल टू KH इंटू XB। तो KH एक हेनरी लॉ कांस्टेंट है जिसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर पर बार, और KH जो होती है वो टॉर और किलो बार में भी हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। अब अगर मैं अलग अलग टेम्परेचर की बात करूं तो अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग वैल्यू होती हैं KH की। जैसे हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन गैस को वाटर में अगर डिजॉल्व करेंगे तो 71.18, हाइड्रोजन को अगर बेंजीन में डिजॉल्व करेंगे तो KH की वैल्यू 3.67 होगी। तो KH की वैल्यू अलग अलग सॉल्वेंट में हम पता लगा के उसकी सॉल्युबिलिटी को घोल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। KH की वैल्यू ज्यादा है वाटर के लिए तो हाइड्रोजन गैस डिजॉल्व नहीं होगा, क्योंकि आप देखेंगे जो KH होता है वो P/X होता है। अगर KH ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो जिन जिन सॉल्वेंट के लिए वैल्यू ऑफ KH ज्यादा है वो वहां डिजॉल्व नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल CO2 का KH 1.67 होता है वाटर में और 0.11 होता है बेंजीन में, तो वो बेंजीन में इजीली डिजॉल्व होता है। एंड द वैल्यू ऑफ KH ऑल्सो अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। नाइट्रोजन के लिए अगर मैं KH की वैल्यू देखूं 293 केल्विन पर 74.48, और अगर टेम्परेचर 5 डिग्री बढ़ा दिया जाए तो 86.78 हो जाती है। सो द वैल्यू ऑफ KH इज इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंड हेंस सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज
दिस इज कॉल्ड डाल्टन्स लॉ। ये डाल्टन लॉ कहलाता है कि जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे KH की वैल्यू बढ़ जाएगी, और जो KH होता है, KH इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ गैस अपॉन मोल फ्रैक्शन। तो KH बढ़ाने पर मोल फ्रैक्शन कम हो जाएगा, और मोल फ्रैक्शन ही सॉल्युबिलिटी होता है गैस की। तो डियर फ्रेंड, ये था सॉल्युबिलिटी। ये आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देख लेंगे। हेनरी लॉ कांस्टेंट है नाइट्रोजन गैस के लिए 293 केल्विन पर 76.48 बार। इफ द नाइट्रोजन इज बबल्ड थ्रू water at 293 Kelvin at a pressure of 1 atm, how many millimoles of it will dissolve in 10 liter of water? तो ये हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है 10 लीटर ऑफ वाटर के अंदर। इनको आप कर लेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। ये कुछ क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से दिए हैं। लिस्ट 2 मेजर एनर्जी फैक्टर दैट आर इन्वॉल्व इन द डिसोसिएशन प्रोसेस। तो 2 इंपॉर्टेंट एनर्जी फैक्टर हैं, लैटिस एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी। गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन, ए गैस इन सॉलिड और ए गैस इन लिक्विड। तो गैस इन लिक्विड के एग्जांपल तो अभी मैंने दिए थे, और गैस इन सॉलिड के एग्जांपल जो हाइड्रोजन गैस होती है रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, जैसे पैलेडियम है, उनके साथ इसका एग्जांपल। गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ ए सॉल्यूशन, लिक्विड इन गैस एंड लिक्विड इन सॉलिड। इस सॉलिड इन सॉलिड, इसके आप एग्जांपल देख लेंगे दोनों के। सॉलिड इन सॉलिड के एग्जांपल होते हैं अलॉयज। आइडेंटिफाई वेदर अ फॉलोइंग सिस्टम्स आर होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, स्मोक और शुगर सिरप। होमोजीनियस में सॉल्यूशन आएगा, हेट्रोजीनियस में सॉल्यूशन नहीं आएगा। कैन शुगर इज ए कोवेलेंट कंपाउंड येट इट इज सॉल्युबल इन वाटर, मैंने बता दिया था, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट हमारा डिफाइन मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन। तो डियर फ्रेंड, मोलरिटी की डेफिनेशन है, मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन यूनिट लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कॉल्ड मोलरिटी। डिफाइन मोलरिटी, मोलरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन यूनिट केजी मास ऑफ सॉल्वेंट, ये मोलरिटी है। मोलरिटी डज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। तो ये आप 15 क्वेश्चन मैंने आपके लिए दिए हैं, और ये इन 15 क्वेश्चन के आंसर हैं, इनको आप कर लेंगे। तो डियर फ्रेंड, दिस इज ऑल अबाउट द solubility of solids and liquid and solubility of gas and liquid. Thank you. Thanks for watching UV Chemistry. Thank you and have a good day.